अक्सर ये कहा जाता है कि इतिहास में अच्छे या बुरे का निर्धारण संदर्भ के आधार पर तय होता है। यानी इतिहास आपको अच्छी नज़र से देखेगा या बुरी, ये इस आधार पर तय होता है कि इतिहास का निर्धारण कौन कर रहा है और वो किस संदर्भ में कर रहा है। मगर कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो संदर्भ की इस कसौटी से परे होते हैं, संदर्भ की सीमा से परे होते हैं। इन्हीं में से एक है हिंसा। हिंसा को किसी भी आधार पर जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इसी को सच साबित करते हुए हाल ही में बांग्लादेश में 1971 के युद्ध में शामिल कुछ रजाकारों को, जिन्होंने आम लोगों पर अत्याचार किए थे, उन्हें मृत्युदंड की सज़ा दी गई है। आज इस वीडियो में हम इसी विषय से संबंधित तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS की इस नई वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी इन बिंदुओं की बात कर लेते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो में सबसे पहले हम खबर यानी न्यूज़ को देखेंगे, यानी ये जानेंगे कि ये पूरा विषय चर्चा में क्यों है, विवाद क्यों इस पूरे विषय को लेकर खड़ा हो गया है। इसके बाद इस पूरे विवाद की पृष्ठभूमि को समझेंगे, 1971 के युद्ध के बारे में बात करेंगे, बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम को समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही रजाकार कौन थे, कौन लोग थे ये रजाकार, इन पर भी बात करेंगे। इसके अलावा 1971 के बाद इन रजाकार लोगों के साथ क्या हुआ, इनके साथ किस तरह का व्यवहार किया गया, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही क्या हैदराबाद और बांग्लादेश के रजाकार एक ही हैं, इन दोनों में क्या समानताएं हैं, ये क्या दोनों एक ही हैं या दोनों अलग अलग हैं, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और अंत में एक प्रश्न पर भी बात करेंगे। प्रश्न प्रीलिम्स के लेवल का है और आप वीडियो में बताए गए तथ्यों के आधार पर प्रश्न को हल करने की कोशिश कर सकते हैं। ये जो पूरा विषय है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 और सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित है। आप इसे आधुनिक भारतीय इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और भारत और उसके पड़ोसी जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले आज की खबर देख लेते हैं, आज की न्यूज़ देख लेते हैं। आज की हमारी जो खबर है वो इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन से है। हमारी खबर है, हु वर द रजाकार्स अक्यूज्ड ऑफ हॉरिफिक क्राइम्स ड्यूरिंग द 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। यानी बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान 1971 के युद्ध के दौरान रजाकार लोग कौन थे जिन पर जघन्य अपराध करने के आरोप लगाए गए हैं, जिन पर मानवता के विरुद्ध अपराध करने के आरोप लगाए गए हैं। इसी को लेकर ये पूरी खबर लिखी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि ये पूरा विषय चर्चा में क्यों है, क्यों हम इस पूरे विषय को लेकर बात कर रहे हैं। तो दरअसल हाल ही में बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने तकरीबन 6 लोगों को, जो कि अर्धसैनिक बल और हथियारबंद संगठन रजाकार वाहिनी से संबंधित थे, इस संगठन से संबंधित 6 लोगों को मुख्य तौर पर 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में मानवता के विरुद्ध अपराध करने के लिए मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। ये 6 लोगों पर आरोप है कि इन लोगों ने 1971 के दौरान सामूहिक हत्याएं की, लोगों के साथ यातनाएं की, खासतौर पर हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ और उन लोगों के साथ जो बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में हिस्सा ले रहे थे, उनके साथ यातनाएं की गई, लोगों के घरों पर आगजनी की और इस तरह के तमाम अन्य आरोप भी इन लोगों पर लगाए गए हैं। ये जो 6 लोग हैं, इन 6 लोगों में से 5 लोग मौजूदा समय में पुलिस की गिरफ्त में है, जबकि एक व्यक्ति अभी भी फरार है और इन 6 लोगों को एक साथ मृत्युदंड की सजा दी गई है। ये तो पूरा विषय हुआ कि ये पूरा मामला चर्चा में क्यों है। अब आगे बढ़ते हैं और इस पूरे विषय की पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं, यानी 1971 के युद्ध पर बात कर लेते हैं, बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम को समझ लेते हैं। तो ये जो पूरा मामला है, इस पूरे विषय की शुरुआत साल 1905 में हुई, जब भारत के तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का धर्म के आधार पर विभाजन कर दिया गया। बंगाल को धर्म के आधार पर बांट दिया गया और बंगाल के 2 हिस्से हो गए। एक हिस्सा था पूर्वी बंगाल और दूसरा था पश्चिमी बंगाल। जो पूर्वी बंगाल था वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, जबकि जो पश्चिमी बंगाल था वो हिंदू बहुल क्षेत्र था। तो इस तरह से बंगाल को 2 हिस्सों में धर्म के आधार पर विभाजित कर दिया गया। इसके बाद आया साल 1947। साल 1947 में भारत आज़ाद हो गया। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो आज़ादी के साथ ही भारत के भी 2 हिस्से हो गए। एक हिस्सा कहलाया हिंदुस्तान और दूसरा हिस्सा कहलाया पाकिस्तान। यानी भारत भी आज़ादी के साथ 2 हिस्सों में बट गया 1947 में। लेकिन अब यहाँ दिलचस्प बात ये थी कि पाकिस्तान भी भौगोलिक आधार पर, ज्योग्राफिकल आधार पर 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक हिस्सा था पूर्वी पाकिस्तान का और दूसरा हिस्सा था पश्चिमी पाकिस्तान का। अब ये जो पूर्वी पाकिस्तान वाला हिस्सा था, ये वही हिस्सा है जिसे पहले पूर्वी बंगाल के नाम से जाना जाता था, जो कि एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। तो इस तरह से पाकिस्तान भी आज़ादी के बाद 2 हिस्सों में बटा हुआ था, 2 भौगोलिक आधार पर 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक हिस्सा था पूर्वी पाकिस्तान और दूसरा हिस्सा था पश्चिमी पाकिस्तान। अब ये दोनों क्षेत्र न केवल भौगोलिक आधार पर अलग अलग थे, बल्कि ये दोनों क्षेत्र सांस्कृतिक और भाषाई आधार पर भी अलग अलग थे। और इसी भिन्नता की वजह से
समय के साथ दोनों क्षेत्रों में संघर्ष उत्पन्न होने लगा, दोनों क्षेत्रों में एक तनाव की स्थिति उत्पन्न होने लगी और पूर्वी पाकिस्तान का जो शासन था, इसी तनाव के कारण इस शासन के समक्ष जो गवर्नेंस था उसके समक्ष चुनौती उत्पन्न होने लगी, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था, जबकि दोनों पाकिस्तान की भाषाई और संस्कृति आधार पर दोनों क्षेत्रों में काफ़ी भिन्नताएं मौजूद थीं। मसलन साल 1948 में पाकिस्तान के कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उर्दू को पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा घोषित कर दी, जबकि जो पूर्वी पाकिस्तान था, इस पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली भाषा ज़्यादा प्रचलित थी। तो इस तरह भाषाई आधार पर दोनों क्षेत्रों में संघर्ष उत्पन्न होने लगा। इसके अलावा जो पाकिस्तान का प्रशासन था 1971 से पहले, इस प्रशासन में पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं की जो वर्चस्व था वो काफ़ी ज़्यादा था और पूर्वी पाकिस्तान के नेताओं को ज़्यादा अधिकार नहीं दिए गए थे, उनको ज़्यादा हिस्सेदारी, ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। यही वजह थी कि 1971 से पहले पाकिस्तान में जो नीतियाँ बनती थीं, वो नीतियाँ मुख्य तौर पर पश्चिमी पाकिस्तान को ध्यान में रखकर बनाई जाती थीं। इसी वजह से समय के साथ दोनों क्षेत्रों में विवाद उत्पन्न होने लगे, दोनों क्षेत्रों के नेताओं के बीच विवाद उत्पन्न होने लगे और ये विवाद साल 1971 में अपनी चरम पर पहुंच गया, जब बांग्लादेश मुक्ति संग्राम की शुरुआत हुई। तो ये तो हुआ इस पूरे विषय की पृष्ठभूमि, यानी 1971 के युद्ध की पृष्ठभूमि। अब आगे बढ़ते हैं और रजाकार कौन थे, इन रजाकारों को समझ लेते हैं। इसके लिए हमें समझना होगा कि जब बांग्लादेश में मुक्ति संग्राम की शुरुआत हुई तो सभी लोग पूर्वी पाकिस्तान के सभी लोग पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं थे, यानी पूर्वी पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे भी थे जो सरकार का समर्थन कर रहे थे, पाकिस्तान की सरकार का समर्थन कर रहे थे और वो लोग पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान से अलग नहीं देखना चाहते थे, यानी वो लोग नहीं चाहते थे कि बांग्लादेश जैसे किसी देश का निर्माण हो। और इन्हीं लोगों के साथ मिलकर, इन्हीं लोगों के समूहों के साथ मिलकर पाकिस्तान की सेना ने एक नए संगठन का गठन किया, एक नए सहायक बल का गठन किया और इस सहायक बल को आगे चलकर रजाकार वाहिनी के नाम से जाना गया। इस पूरे संगठन का प्राथमिक उद्देश्य बांग्लादेश के राष्ट्रवादियों, यानी जो लोग बांग्लादेश का निर्माण करना चाहते थे, जो लोग पूर्वी पाकिस्तान को एक अलग देश के रूप में बनाना चाहते थे, यानी बांग्लादेश के जो राष्ट्रवादी थे, नेशनलिस्ट थे, उन लोगों को नियंत्रित करना था, कंट्रोल करना था और जो लोग अलग देश बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, उन लोगों को रोकना था, यानी एक अलग देश बनने से मुख्य तौर पर रोकना रजाकार वाहिनी का प्राथमिक उद्देश्य था। रजाकार वाहिनी की बात करें तो इस पूरे संगठन में मुख्य तौर पर पाकिस्तान की सरकार के समर्थक लोग शामिल थे, जिसमें मुख्य तौर पर पाकिस्तान के समर्थक मुस्लिम बंगाली लोग शामिल थे। इसके अलावा इस संगठन पर बांग्लादेश के राष्ट्रवादियों और बांग्लादेश के हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने, उनका उत्पीड़न करने और उनकी मास किलिंग करने का आरोप लगाया जाता है। और एक रिपोर्ट के अनुसार ये माना गया है कि इस पूरे संगठन ने पाकिस्तान की सेना के साथ मिलकर बांग्लादेश के राष्ट्रवादियों, बांग्लादेश के तकरीबन 3 लाख से 3 मिलियन राष्ट्रवादियों और हिंदू अल्पसंख्यकों की हत्या कर दी थी। यही वजह है कि बांग्लादेश में इस पूरे संगठन को एक आतंकवादी संगठन के रूप में, एक हथियारबंद संगठन के रूप में देखा जाता है। उर्दू और फारसी में रजाकार शब्द का अर्थ मुख्य तौर पर सहयोगी होता है, लेकिन बांग्लादेश में इस पूरे शब्द को एक गाली के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इस संगठन ने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में लोगों को रोकने में, लोगों को दबाने में, कुचलने में, उनका उत्पीड़न करने में, उनकी हत्या करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। इस संगठन के सदस्यों ने पाकिस्तान की सेना का समर्थन किया था, इसीलिए इन्हें एक राष्ट्र विरोधी के तौर पर देखा जाता है। तो ये तो हुई रजाकारों की बात कि रजाकार आखिर कौन थे। अब आगे बढ़ते हैं और आगे जान लेते हैं कि 1971 के युद्ध के बाद, यानी जब बांग्लादेश का निर्माण हो गया, तो इसके बाद इस तरह के लोगों के साथ, रजाकारों के साथ किस तरह का व्यवहार किया गया। तो दिसंबर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ और बांग्लादेश की जो नवनिर्मित सरकार थी, उस सरकार ने जमात इस्लामी जैसे रजाकार संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी जो भी रजाकार संगठन थे, जो भी रजाकार लोग थे, उन लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और इस संगठन के नेता पाकिस्तान भाग गए, यानी पश्चिमी पाकिस्तान चले गए, जो कि उस समय पश्चिमी पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे। इसके अलावा साल 1973 में बांग्लादेश की सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध ट्रिब्यूनल अधिनियम पारित किया और इस अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य उन लोगों को सजा प्रदान करना था जिन्होंने 1971 के युद्ध के दौरान आम लोगों पर अत्याचार किए थे, आम लोगों की हत्याएं की थी। इस पूरे अधिनियम के तहत मुख्य तौर पर 37,000 लोगों की पहचान की गई। हालांकि इस अधिनियम के तहत 26,000 लोगों को माफ़ी भी दे दी गई थी, उन लोगों को छोड़ भी दिया गया था और जो अन्य लोग बचे थे उन्हें थोड़ी मोड़ी सज़ा भी दी गई थी, छोटी सी सज़ा भी दी गई थी। लेकिन इसके बाद 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ और इस तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई। इसके बाद सत्ता में आए जनरल जियाउर रहमान बांग्लादेश की
आवामी लीग का काफ़ी विरोध करते थे और वो मुजीबुर रहमान के भी काफ़ी खिलाफ थे। और इसी विरोध के चलते उन्होंने जो रज़ाकार नेताओं को वापस बांग्लादेश में आने की इजाज़त दे दी। और न केवल इजाज़त दी बल्कि इसके अलावा उन्होंने कई रज़ाकार नेताओं को अपनी सरकार में कई प्रमुख पद भी प्रदान किए। इसके अलावा उन्होंने मुजीबुर रहमान की सरकार द्वारा जिन लोगों को कैद किया गया था इस पूरे युद्ध की, इस पूरी कार्यवाही के दौरान, उन लोगों को भी रिहा कर दिया गया, उनकी सज़ा को भी माफ़ कर दिया गया। इसके बाद बांग्लादेश में लंबे समय तक सैन्य शासन लागू रहा और रज़ाकारों पर किसी भी तरह की कार्यवाही नहीं की गई। इसके बाद साल 2008 में बांग्लादेश में सैन्य शासन समाप्त हुआ और बांग्लादेश की नई प्रधानमंत्री बनी शेख हसीना। साल 2008 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने साल 2010 में बांग्लादेश में यातनाओं और हत्याओं की जांच के लिए 3 सदस्यीय बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण का गठन किया। और इस पूरे संगठन ने साल 2013 में जमात इस्लामी के नेता अबुल कलाम आज़ाद, जिसे बच्चू रज़ाकार के नाम से भी जाना जाता था, उसे पहली बार मृत्युदंड की सज़ा दी गई थी। और इसके बाद से ही इस न्यायाधिकरण द्वारा समय समय पर इन यातनाओं की जांच की जाती है और लोगों को सज़ा दी जाती है। इसके अलावा 15 दिसंबर 2019 को, यानी पिछले 2019 में ही बांग्लादेश की सरकार ने 49वें विजय दिवस के अवसर पर तकरीबन 10,789 रज़ाकारों की एक सूची जारी की थी, जिसमें बांग्लादेश के कई प्रमुख राजनेताओं और कई प्रभावशाली व्यक्तियों के नाम शामिल थे। इस तरह से बांग्लादेश में समय समय पर रज़ाकारों पर कार्यवाही की जाती रही है, खासतौर पर साल 2008 के बाद से ही। तो ये तो हुई 1971 के बाद रज़ाकारों के साथ किस तरह का व्यवहार किया गया। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि क्या हैदराबाद और बांग्लादेश के रज़ाकार एक ही थे, क्या दोनों में कुछ समानताएं मौजूद हैं। क्योंकि हमें भारत के इतिहास में भी, खासतौर पर भारत के आधुनिक इतिहास में, हैदराबाद के इतिहास में रज़ाकारों का जिक्र देखने को मिलता है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये दोनों एक ही थे। तो इसका स्पष्ट जवाब होगा कि नहीं, दोनों में कोई भी समानता नहीं थी। हालांकि वैचारिक आधार पर दोनों में कुछ समानताएं ढूंढी जा सकती हैं, क्योंकि दोनों ही सत्ता की यथास्थिति को बनाए रखने के लिए हिंसा का सहारा ले रहे थे और पॉलिटिकल पावर को बनाए रखने के लिए, पॉलिटिकल पावर के स्टेटस क्यू को बनाए रखने के लिए दोनों ही लड़ रहे थे। लेकिन इसके अलावा दोनों के बीच कोई भी संबंध देखने को नहीं मिलता है। भारत में हैदराबाद के रज़ाकारों की बात करें तो दरअसल हमने पहले ही देखा कि जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो भारत 2 हिस्सों में बंट गया था। लेकिन उस समय भारत तकरीबन 500 से ज़्यादा रियासतों में भी बटा हुआ था। तकरीबन 565 रियासतों में उस समय भारत बटा हुआ था और इन रियासतों के पास 3 ऑप्शंस मौजूद थे, 3 विकल्प मौजूद थे। पहला विकल्प ये था कि वो भारत के साथ शामिल हो जाएं, दूसरा विकल्प ये था कि वो पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाएं और तीसरा विकल्प ये था कि वो स्वतंत्र हो जाएं, इंडिपेंडेंट हो जाएं। और जब आज़ादी का समय पास आया तो लगभग सभी रियासतें भारत का हिस्सा बन चुकी थीं। लेकिन कुछ ऐसी भी रियासतें थीं जो स्वतंत्र रहना चाहती थीं, जो इंडिपेंडेंट देश बनना चाहती थीं। और इन्हीं रियासतों में से एक थी हैदराबाद की रियासत। हैदराबाद की रियासत के निज़ाम हैदराबाद को एक अलग देश बनाना चाहते थे, लेकिन हैदराबाद की अधिकांश जनता भारत के साथ मिलना चाहती थी। और इसी को देखते हुए हैदराबाद की जनता ने और हैदराबाद की कांग्रेस पार्टी ने हैदराबाद में जॉइन इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की, जॉइन इंडिया आंदोलन की शुरुआत की। और इस आंदोलन की शुरुआत के बाद ही हैदराबाद के निज़ाम ने राज्य के हैदराबाद की कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद निज़ाम और भारत सरकार के बीच यथास्थिति को बनाए रखने के लिए, स्टेटस क्यू को बनाए रखने के लिए 19 नवंबर 1947 को 1 साल के लिए एक समझौता किया गया। लेकिन हैदराबाद के निज़ाम ने इस समझौते का दुरुपयोग करने की कोशिश की और उन्होंने हथियार एकत्र करने शुरू कर दिए। इसके अलावा उन्होंने इत्तेहादुल मुस्लिमीन नाम के एक संगठन के साथ मिलकर आम लोगों को दबाना भी शुरू कर दिया, खासतौर पर उन लोगों को जो हैदराबाद की स्वतंत्रता का विरोध कर रहे थे और हैदराबाद को भारत से मिलाने के लिए भारत के साथ हैदराबाद के विलय का समर्थन कर रहे थे। इसके अलावा इत्तेहाद उल मुस्लिमीन नाम का जो संगठन था, इसका एक सैन्य विंग था, एक मिलिट्री विंग था। इस मिलिट्री विंग को रज़ाकार के नाम से जाना जाता था। इस रज़ाकार को हम हैदराबाद की निज़ाम की एक प्राइवेट आर्मी, एक निजी आर्मी, एक निजी सेना के रूप में देख सकते हैं, जिसका उपयोग मुख्य तौर पर उन लोगों पर अत्याचार करने, उन लोगों की हत्याएं करने, उन लोगों को दबाने के लिए किया गया जो भारत में हैदराबाद के विलय का समर्थन कर रहे थे और हैदराबाद के निज़ाम का विरोध कर रहे थे, यानी जो लोग चाहते थे कि हैदराबाद भारत का हिस्सा बने। इसके बाद भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन पोलो चलाया गया और हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हैदराबाद के रज़ाकारों और बांग्लादेश के रज़ाकारों में कोई भी स्पष्ट संबंध मौजूद नहीं है। दोनों की समय काल, दोनों की समय सीमा भी अलग अलग है। हैदराबाद के जो रज़ाकार थे उनका जिक्र हमें 1947 भारत के आज़ादी के आसपास देखने को मिलता है, जबकि जो बांग्लादेश के रज़ाकार थे उनका संबंध, उनका जिक्र हमें 1971 के युद्ध के दौरान देखने को मिलता है। चलिए, ये तो हुई कि दोनों के रज़ाकारों के बीच क्या कोई संबंध था, तो हमने देखा कि कोई संबंध नहीं था।
अब आगे बढ़ते हैं और एक प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न प्रीलिम्स का है और आप वीडियो में बताए गए तथ्यों के आधार पर इस प्रश्न को हल कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, रज़ाकार बांग्लादेश का एक अर्ध सैन्य बल था जिसने मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर पाकिस्तान की सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी, मुख्य तौर पर पश्चिमी पाकिस्तान की सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी। दूसरा ऑप्शन है, हैदराबाद के रज़ाकारों और बांग्लादेश के रज़ाकारों में कोई संबंध नहीं है। आपको बताना है कि इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन 1 सही है, ऑप्शन 2 सही है। 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 और ना ही 2। आप कमेंट बॉक्स में सवाल का उत्तर दे सकते हैं। मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से जिन भी बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे और अगर आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इसके अलावा आप इसी तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।